नमस्कार, मैं योगेश राणा। किसी भी संगठन में सबसे ऊपर वो नियमावली होती है जिसके तहत कोई भी संगठन का संचालन होता है। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा पर कांग्रेस को संचालित करने वाली नियमावली के उल्लंघन का ही आरोप लग गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह का कहना है, पार्टी की राज्य प्रभारी कुमारी सैलजा ने उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया है जो नियुक्तियां पार्टी संविधान के तहत नहीं की गई। प्रीतम सिंह का यह बयान बहुत ही गंभीर है और इस पर अब दो सवाल सीधे सीधे खड़े होते हैं। पहला, प्रीतम सिंह का बयान यह बताता है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कांग्रेस के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया है। वो कांग्रेस की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पदाधिकारियों की नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। क्या इसको लेकर कर्ण मेहरा पर कोई कार्रवाई हो सकती है? और दूसरा सवाल यह है, क्या कुछ लोग कर्ण मेहरा को कमजोर करने के लिए पार्टी में अंदर खाने षड्यंत्र रच रहे हैं? दूसरा सवाल इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि कांग्रेस यह साफ क्यों नहीं बता रही है कि कौन सी नियुक्तियां रद्द हुई है और कौन सी नियुक्तियां रद्द नहीं हुई है। पहली बात अगर करें तो बार बार जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द होने की बात की जा रही है और खबरों में भी यही चल रहा है कि जिलाध्यक्ष जो कर्ण मेहरा ने रखे थे वो उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। लेकिन आप याद कीजिए, 30 मार्च 2023 को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें उत्तराखंड में कांग्रेस के 26 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानकारी दी गई थी। अब जब ये नियुक्तियां केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी से हुई थी तो फिर इनको कैसे रद्द किया जा सकता है? प्रदेश प्रभारी की चिट्ठी तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी आई है, उनको ही सब कुछ साफ साफ कर देना चाहिए। वो खामोश क्यों है? आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में चल क्या रहा है? कौन सी वे नियुक्तियां है, किन किन पदों की वे नियुक्तियां है जो रद्द कर दी गई है? आप प्रीतम सिंह का बयान सुनिए जो कर्ण मेहरा पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद यह समझते हैं कि कैसे कर्ण मेहरा द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द करने का सीधा सीधा असर केदारनाथ उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। बीजेपी पहले से ही केदारनाथ में ग्राउंड वर्क शुरू कर चुकी है, वो कांग्रेस पर बहुत ही भारी पड़ सकती है। इसीलिए आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में किसी भी नियुक्ति को करने की एक प्रक्रिया है और जो नियुक्तियां प्रक्रिया के तहत हुई है उसमें तो मैं समझता हूँ कोई विवाद नहीं है। जो नियुक्तियां जो प्रक्रिया उसके तहत नहीं हुई है, उसी के तहत जो है हमारी प्रभारी जन उन नियुक्तियों को निरस्त करने का काम किया है। प्रीतम सिंह के बयान से उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यह संदेश तो गया ही होगा, कर्ण मेहरा पर जो विरोधी गुट है पार्टी का वो भारी पड़ रहा है। राजनीति में कार्यकर्ताओं का झुकाव झट से बदल जाता है, वो झट से उधर हो जाते हैं जिधर पावर का पलड़ा भारी दिखता है। कर्ण मेहरा द्वारा की गई नियुक्तियों के रद्द होने से यह संदेश संगठन में जाने का खतरा तो बन ही गया है। कर्ण मेहरा विरोधियों के सामने क्या कमजोर पड़ रहे हैं? ऐसी स्थिति में केदारनाथ उपचुनाव की चुनौतियों को कांग्रेस का कार्यकर्ता कितनी चुनौती से लेगा यह समझा जा सकता है, वो भी उस स्थिति में जब केदारनाथ उपचुनाव में टिकट को लेकर पार्टी में खेमेबाजी बहुत ही साफ साफ दिख रही है। अभी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है केदारनाथ से उस मैदान में जो केदारनाथ विधानसभा सीट है वहां पर जो उपचुनाव होना है वहां पर मैदान में उसको उतारा जाना चाहिए जिसका पहला हक वहां पर बनता है, जैसे मेरा पहला हक श्रीनगर में टिकट के लिए बनता है। गणेश गोदियाल का यह बयान उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही बहुत सी बातों को बहुत हद तक साफ करता हुआ दिखता है। आप गणेश गोदियाल का यह बयान सुनिए, इसके बाद यह समझते हैं क्या अब भी कर्ण मेहरा केदारनाथ के उपचुनाव में अपनी पसंद का उम्मीदवार उतरवा पाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव की तरह उनकी पसंद का कोई उम्मीदवार केदारनाथ उपचुनाव में नहीं उतारा जा सकेगा। पार्टी हाईकमान उनकी बात पर ध्यान नहीं देगा। ऐसा थोड़ी है कि हम विधायक बन के ही जनता के सवालों को उठा सकते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूं कि मैं विधायक नहीं हूं, मैं तब ज़्यादा जनता के सवालों को उठा पा रहा हूं। तो सदन में जाके भी वही होना है और सदन के बाहर उससे ज़्यादा मैं कर पा रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ से मेरा हक है, मैं श्रीनगर विधानसभा से अपना हक समझता हूँ। जब भी इलेक्शन होगा मैं श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। जहाँ तक केदारनाथ की बात है, वहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हैं, वो लोग वहाँ उनका हक है और वो वहाँ की बातों को गणेश गोदियाल से ज़्यादा जानते हैं। वहाँ के हमदर्द गणेश गोदियाल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों का समर्थन करें जो मेरे से ज़्यादा हमदर्दी उस क्षेत्र के लिए रखते हैं।
कांग्रेस में यह चर्चा है कणमेरा केदारनाथ सीट से उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें किसी नए चेहरे पर दांव खेलना चाहते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल ने एक तरह से साफ ही कर दिया है केदारनाथ से मनोज रावत को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर केदारनाथ सीट पर लोकल है, उनका पहला हक बनता है टिकट पाने के लिए, वो स्वाभाविक दावेदार है। कांग्रेस में हर चुनाव से पहले एक जंग शुरू हो जाती है और ये जंग अब फिर शुरू होती हुई दिख रही है, केदारनाथ उपचुनाव से पहले और निकाय जो चुनाव आ रहे उनसे पहले। चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा, कांग्रेस में जंग तो शुरू होती ही है और मौजूदा दौर में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो उम्मीदवार है, संभावित दावेदार जो है, उनको लेकर आप ये साफ साफ समझ सकते हैं कि संभावित उम्मीदवारों में कौन किस खेमे का है, यह बात खुलेआम हो रही है। इसके विपरीत बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में चर्चा तक नहीं सुनाई देती कि केदारनाथ से कौन लड़ेगा, जबकि बीजेपी में भी खूब समीकरण बैठाए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ भीतर ही भीतर हो रहा है। केदारनाथ से 2 बार विधायक रह चुकी आशा नोटियाल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप रावत, दिवंगत विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या और बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय केदारनाथ से बीजेपी में टिकट के प्रबल दावेदार है और ये लोग अंदर खाने अपने अपने टिकट के लिए समीकरण बैठा भी रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए इनके सार्वजनिक बयान आ नहीं रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से आशा नोटियाल की एक्टिविटी बहुत ही बढ़ गई है, लेकिन ये सब भीतर ही भीतर हो रहा है। इसके अलावा भी जो भी टिकट के समीकरण बैठा रहा है वो उस पर काम कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर बीजेपी में किसी का भी कोई सार्वजनिक बयान दिखता नहीं है, सुना नहीं है जाता है, सामने आता नहीं है, जबकि कांग्रेस में तो घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने नियुक्तियों को करने के बाद जो हाईकमान को चिट्ठी भेजी उस पर संस्तुति नहीं मिली। जिन नियुक्तियों पर संस्तुति नहीं मिल पाई वो रद्द कर दी गई है। अगर नवीन जोशी की बात कोई सही मान ले तो जिन नियुक्तियों को रद्द करने की बात हो रही है वो नियुक्तियां बहुत पहले की गई थी। प्रदेश प्रभारी इन नियुक्तियों को रद्द करने के बजाय मान्यता भी दे सकती थी जब चिट्ठी भेजी गई थी। तो आखिर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी टीम बनाने का तो पूरा हक मिलना ही चाहिए। इसीलिए यह सब जो कांग्रेस में हो रहा है वो इतना सिंपल और इतना सीधा साधा नहीं है जितना कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रदेश महामंत्री कह रहे हैं। यह सीधी सीधी वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है, जैसा कि समझ में आता है। हुई है तो इसमें एक कांग्रेस के अंदर एक प्रोसीजर है कि नियुक्ति कैसे होनी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नियुक्ति करने के पश्चात जो हाईकमान को पत्र भेजा होगा उसमें शायद संस्तुति नहीं मिल पाई होगी। इस बारे में तो ज्यादा बेहतर प्रदेश अध्यक्ष जी बता सकते हैं, प्रभारी जी बताएंगे, और प्रभारी जी को भी अधिकार है कि वो कोई नियुक्ति को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। तो प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली जाएंगे तो विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं इस खींचतान भरे माहौल में कर्ण मेहरा केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को अपनी किस टीम के साथ और किस दमखम के साथ लड़ते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।